हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जल मंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न ज्वार भाटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथाई ज्वार भाटा। चौथाई ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है, जबकि निम्न ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा, वृहद ज्वार भाटा, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा तथा मिश्रित ज्वार भाटा आदि ज्वार भाटा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, एक जगह पर शाम के 6 बजे ज्वार उठता है तो अगला ज्वार दूसरी बार कब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे दिन 6:26 पे। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका प्रमुख कारण चंद्रमा का भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। अगर किसी स्थान पर शाम को 6 बजे ज्वार आता है तो दूसरा ज्वार प्रातः 6:26 पर आएगा तथा तीसरा ज्वार अगले दिन शाम को 6:52 पर आएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्षेत्र कलन की स्थिति में आते हैं तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीप टाइड या लघु ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्षेत्र कलन की स्थिति में आते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। वृहद ज्वार पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारी उभार अधिकतम होगा। इनको वृहद ज्वार कहते हैं तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पहला पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु ज्वार। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं उसके कारण आने वाले ज्वार कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीप ज्वार।
अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से ज्वार के दो प्रकार कौन से हैं? पहला है डूरेनियल ज्वार, दूसरा है बसंत ज्वार, तीसरा है मिश्रित ज्वार या चौथा है नीप ज्वार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा, बसंत ज्वार और नीप ज्वार। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में होते हैं तब ज्वारीय तरंगों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सजीगी या युति वियुति बिंदु। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखीय दिशा में होते हैं तो इस स्थिति को सजीगी कहते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं, तथा जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। सजीगी की स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इन दिनों में बृहद ज्वार की ऊंचाई सामान्य दिवसों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। अगला प्रश्न है, दो घटित ज्वारों के बीच में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 48 मिनट 48 सेकेंड। पृथ्वी अपनी कक्षा में 24 घंटे में अपनी कक्षा पर एक चक्कर पूरा करती है तथा चंद्रमा भी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अतः चंद्रमा अगले एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे निकल जाता है। इस कारण ज्वार के नवीन केंद्र के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है। इस प्रकार प्रति अगले दिन ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने अपने में 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में परिभ्रमण पूरा करती है। अगर इस गणना से मान लिया जाए तो 48 मिनट 48 सेकंड में अगला ज्वार आएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? पहला है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से और दूसरा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्री बल है जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है, यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारी उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि यहाँ पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारी उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रतिदिन 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगला प्रश्न है, निम्न ज्वार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। बी है,
सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक आकर्षण होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। वृहद ज्वार की दिशा में पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, सींचे या सियाचे एक प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तरंग का। सियाचे जल निकाय में दोलन उत्पन्न करने वाली स्थैतिक तरंग है। यह तब उत्पन्न होती है जब वायु दाब में तीव्र एवं तेज पवनें जल निकाय के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी को धकेलती है। जब पवनें रुक जाती हैं तो जल पुनः वापस आ जाता है और कुछ समयावधि तक जल आगे पीछे दोलन करता रहता है। इसी प्रकार भूकंप, सुनामी, तूफानों में भी सियाचे तरंग उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेव लंबाई। 2 क्रमागत तरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग लंबाई कहते हैं। यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग शिखर या गर्त एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर तथा गर्त कहा जाता है। तरंग आयाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग दैर्ध्य यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग आवृत्ति यह 1 सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। तरंग की ऊंचाई यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग गति जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। अगला प्रश्न है, समुद्री तरंग वेग निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा सही दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तरंग लंबाई का तरंग अवधि से। अगला प्रश्न है, एक समुद्री तरंग के उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तरंग शिखर और गर्त। अगला प्रश्न है, 2 लगातार शिखर या गर्त के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरंग की लंबाई। अगला प्रश्न है, मर्रे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल डैश के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मर्रे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। मर्रे ने पंख को रंग के आधार पर 3 प्रकारों में विभक्त किया है। पहला है नीली पंख, लोहे के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों से नीली पंख का निर्माण होता है, जो कि प्रायः जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पाई जाती है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए हुए काला होता है तथा चूने का अंश 35% होता है। अटलांटिक महासागर, रूम सागर, आर्कटिक सागर तथा बंद सागर में नीली पंख का निक्षेप अधिक पाया जाता है।
लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 32% होता है। इसका जमाव नीली पंख की तुलना में अत्यंत कम पाया जाता है। तीसरा है हरी पंख। नीली पंख के सागरी रासायनिक अपक्षय के कारक रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। इसमें पोटेशियम का सिलिकेट तथा लोहा पाया जाता है। लोहे का अंश ग्लाइकोनाइट 7% से 8% तक पाया जाता है। पोटास का अंश 7% तथा चूने का अंश लगभग 50% पाया जाता है। इसका जमाव उन सागरी भागों में पाया जाता है जहाँ पर नदियों का जल नहीं आ पाता है। अगला प्रश्न है, वेलापवर्ती निक्षेप में शैवाल में पाए गए भौतिक तत्व होते हैं और ज़्यादातर द्रव कीचड़ के रूप में होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दलदल। बेलापवर्ती निक्षेप में शैवाल पाए गए भौतिक तत्व होते हैं और ज़्यादातर द्रव कीचड़ के रूप में होते हैं, जिन्हें दलदल या ऊज कहते हैं। वेलापवर्ती निक्षेप के अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो उप प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है चूना प्रधान ऊज। चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फेदम के बीच महासागरों की तली पर पाई जाती है। प्रमुख जीव के आधार पर इसे दो उपभागों में विभाजित किया जाता है, टेरापॉड ऊज और ग्लोबिसेरिना ऊज। दूसरा है सिलिका प्रधान ऊज। इसमें सिलिका की प्रधानता होती है। चूने की कमी के कारण यह ऊज जल्दी नहीं घुलती, अतः ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के सागरों में अत्यधिक गहराई तक पाई जाती है। इसका उपविभाजन इसमें मिलने वाले जीव विशेष के आधार पर किया जाता है। इसे रेडियोलारियन ऊज तथा डायटम ऊज में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, मरे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल डैश के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन सल्फाइड की उपस्थिति। मरे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल आयरन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। नीला पंख लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है। यह प्रायः महाद्वीपीय तटों के निकट उथले समुद्री भागों के तट से 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, परंतु जहाँ कहीं तीव्र नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वहाँ पर तट से 650 से 800 किलोमीटर की दूरी तक भी पाया जाता है। इसकी रचना में 60% मिट्टी, 25% स्फटिक के कण तथा 15% अन्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट किसके द्वारा जमा किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदियों द्वारा। गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट नदियों द्वारा जमा किए जाते हैं। गंभीर सागरी मैदान महासागरी बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। आगे के प्रश्न प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा 18 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है।
इसलिए अधिकांश प्रवाल 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्रों में ही पनपते हैं। गर्म जल की महासागरीय धाराएं प्रवाल जीवों की वृद्धि में सहायक होती हैं। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 फीट से 300 फीट होती है। इससे अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं क्योंकि इसके बाद सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं और प्रवालों के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल संरचना है। महाद्वीपीय मग्न तटों पर मूंगा के जमाव से निर्मित द्वीप जैसे लक्षद्वीप समूह, मालदीव, बिकनी द्वीप तथा बहामा द्वीप आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 200 फीट से 300 फीट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोरल द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिकनी द्वीप। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वींसलैंड। अगला प्रश्न है, सजीव प्रवाल भित्ति को अनुकूल पारिस्थितिकी व्यवस्था के लिए यह तापमान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। आगे के प्रश्न समुद्री संसाधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118 है, छात्रों द्वारा लवणता पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है, जल की लवणता महासागरों में एक समान है। बी है, गहराई के साथ लवणता भी बढ़ती जाती है। सी है, वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए क्रम में सजाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी। छात्रों की समझदारी स्तर को न्यूनतम स्पष्टता से शुरू करते हुए क्रम इस प्रकार है। जल की लवणता महासागरों में एक समान है। गहराई के साथ लवणता भी बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के कारण भी सतह पर लवणता बढ़ जाती है। आगे के प्रश्न जल चक्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119 है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र वाष्प से पहले होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऊष्मा। हाइड्रोलॉजिकल चक्र में वाष्पीकरण से पहले ऊष्मा होता है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल की उपलब्धता। इन सारे विकल्प में जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जल की उपलब्धता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु इनमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानवीय उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त जल अलवण जल है जिसे ताजा जल कहते हैं। जल मनुष्य की एक जैविक आवश्यकता है जिसके अभाव में मानव जीवन संभव नहीं है। अतः मनुष्य का निवास वहीं हो सकता है जहाँ पानी पीने के लिए कोई जल स्रोत उपलब्ध हो। पीने के साथ ही घरेलू कार्यों, औद्योगिक कार्यों तथा सिंचाई आदि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलीय चक्र वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन तथा महासागरीय लवणता संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जलीय चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रियाओं द्वारा जीवमंडल के दो महत्वपूर्ण संघटकों स्थल मंडल एवं जल मंडल के बीच जल का सतत आदान प्रदान होता है। सागर से जल वाष्पीकरण द्वारा गैसीय रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। इसी तरह महाद्वीपीय भाग की मिट्टियां, वनस्पतियों तथा जलीय भागों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। वर्षण की प्रक्रिया से यह जल महासागर तथा महाद्वीपीय भागों पर वापस आ जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जलीय चक्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जल मंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में प्रवाह को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलीय चक्र। पृथ्वी के जल मंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में प्रवाह को जलीय चक्र कहते हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? पहला है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है संघनन या तीसरा है ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। वाष्पोत्सर्जन और संघनन प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है। ऊर्ध्वपातन से आशय किसी पदार्थ का तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से जलीय अवस्था में परिवर्तन से है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, अधःस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है भूमिगत जल 29.9%, दूसरा है ग्लेशियर 68.7% और तीसरा है झील 2.5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यद्यपि महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, परंतु महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है तथा भूमिगत जल 29.9% पाया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल की उपलब्धता इस प्रकार है। महासागर में 97.25%, बर्फ छत्रक में 2.05%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का अलवण जल 0.01%, मृदा में नमी 0.005%, वायुमंडल में 0.001%, नदियां तथा जलवाष्प में 0.00001%, जैव मंडल में 0.00004%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल मीठे जल के संदर्भ में कितना प्रतिशत जल बर्फ के रूप में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70%। पृथ्वी पर कुल मीठे जल के संदर्भ में लगभग 70% जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे जल का प्रतिशत इस प्रकार है।
ग्लेशियर के रूप में 2.05%, भूमिगत जल के रूप में 0.68%, झीलों का अलवर जल 0.01%, मिट्टी की नमी 0.005%, वायुमंडल में 0.001%, जल वाष्प तथा नदियाँ 0.00001%, जैव मंडल में 0.00004%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपघटन। अपघटन की घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है, जबकि वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, संघनन आदि घटनाएं जल विज्ञान चक्र में शामिल है। जल एक चक्रीय संसाधन है। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जल वाष्प के संघनन के बाद नमी से मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, तथा वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है तो इसे हिमपात कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैंडियन अतिक्रमण का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि। फ्लैंड्रियन अतिक्रमण का तात्पर्य प्लीस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि है। प्लीस्टोसीन शक की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति है। इस हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट हुई, क्योंकि सागर का अधिकांश जल हिम में परिवर्तित हो गया था। हिमानी के पिघलने के बाद धरातल पर अनेक प्रकार की दृश्यावली उपस्थित हुई। उत्तरी अमेरिका में वृहद झीलों का आविर्भाव हुआ। नॉर्वे के फियार्ड तट का निर्माण हिम चादर के उतार के कारण ही हुआ। हिम युग तथा अवांतर हिम युग के कारण जीवों में पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा। हिमानी के प्रसार के साथ उत्तरी भाग से जीव दक्षिण की तरफ पलायन करते थे, तथा अवांतर समय के बीच जब हिम चादर पीछे हटती थी तो ये उत्तर की तरफ बढ़ते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला हुआ है और महासागर के ऊपरी 3000 मीटर में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेरीफोटिक। डॉक्टर रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। यह 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला है और महासागर के ऊपरी 3000 मीटर में यह चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र का नाम रेरीफोटिक है। मेसोफोटिक मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की सतह से लगभग 100 फीट से लेकर 490 फीट से अधिक की गहराई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बरमूडा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक उच्च दबाव कोष्ठिका। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक में उच्च दबाव कोष्ठिका है। यहाँ वायु की गति विशाल तूफानी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। बरमूडा का त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको एवं बरमूडा नामक द्वीप के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर उप सतह क्रॉस सेक्शन के बारे में सही है? पहला है, वातन मंडल पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र है। दूसरा है, वातन मंडल को संतृप्त मंडल से पृथक करने वाली सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। तीसरा है, परिसीमित जल मंडल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। जल क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर उप सतह क्रॉस सेक्शन वातन मंडल पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है। वातन मंडल को संतृप्त मंडल से पृथक करने वाली सतह को भौम जलस्तर कहा जाता है। परिसीमित जल मंडल शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल का एक मुख्य स्रोत प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला कथन है, जल दुर्लभता केवल उन स्थानों पर होती है जहां जल संसाधन की कमी होती है। दूसरा है, जल दुर्लभता कहीं भी अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर नहीं हो सकती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, अर्थात अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पर भी जल दुर्लभता की स्थिति हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जल दुर्लभता केवल उन्हीं स्थानों पर होगा जहां जल संसाधनों की कमी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।